गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर जियोमॉर्फोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ प्रमुख ज्वालामुखी से संबंधित संरचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज का प्रश्न हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो आज का सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बल के विषय में अगर हम चर्चा करें तो बल दो प्रकार के होता है। एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, जबकि बहिर्जात बल का संबंध अनाच्छादन और अपर्दन जैसी घटनाओं से संबंध रखने वाला होता है। और अंतर्जात बल के भी कई पार्ट किए जाते हैं। इसमें भी एक होता है महादेश जनक बल और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल में भी हम कह सकते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन होता है, एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है और एक वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो इस आधार पर इसमें बहुत बृहद चर्चा है, लेकिन इसको हम कालक्रम में करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो यह सही है, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी की जो प्रक्रियाएं होती हैं यह अंतर्जात बल का ही परिणाम है। साथ में लिखा है, उत्संबलन और असंबलन तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होता है। तो तनाव बल नहीं है, बल्कि होता है संपीड़न बल। संपीड़न बल में भी दो बल होता है। अगर संपीड़न बल का तात्पर्य यदि दो चट्टानों के मध्य में कठोर पार्ट आ गया है तो वहाँ पर संबलन की प्रक्रिया होती है, और यदि दो बलों के मध्य में कोमल संरचना आ जाती है तो वहाँ पर फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है। और ये दोनों जो होते हैं यह संपीड़न बल हैं। कैसे बल है? संपीड़न बल हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यह गलत है, क्योंकि यह तनाव मूलक नहीं है। तनाव मूलक में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भ्रंशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में कौन एक भू आकृत ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर सभी संरचनाएं हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनती हैं। सिर्फ एक ऐसी संरचना है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से नहीं बनती है, और वह है क्लिफ। क्लिफ जो है यह सागरीय लहरों द्वारा निर्मित एक अपर्दनात्मक संरचना है। वैसे भी लैंड फार्म दो प्रकार के होते हैं, एक निक्षेप जनित होते हैं और एक अपर्दन जनित होते हैं। तो सागरीय लहरों के द्वारा जो अपर्दन जनित संरचना है उसी का नाम है क्लिफ। बाकी अन्य भी संरचनाएं होती हैं, उसकी बात हम लोग कालक्रम में करेंगे। बाकी जो बैथोलिथ है, लोपोलिथ है या क्रेटर है, ये सब ज्वालामुखी से संबंध रखने वाले स्थलाकृतियां हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है, कैरेबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पेली विस्फोट किस वर्ष में हुआ था, जिसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए थे। तो यह हुआ था 1902 में। अगर हम मार्टिनिक की बात करें तो मार्टिनिक आपका जो कैरेबियन द्वीप है या कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी में ही एक आपका द्वीप मिलता है जिसका नाम है मार्टिनिक द्वीप। और मार्टिनिक द्वीप को ही हम लोग कहते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी विस्फोट। तो पीलियन तुल्य का संबंध मार्टिनिक द्वीप से है। इस पे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और यह काफ़ी विस्फोटक टाइप का होता है। यह भी तथ्य हमको स्मरण रहना चाहिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है। तो बताना है कि सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी उद्भेदन है वो कौन सा है। वो है नोवा राप्टा। क्या है? नोवा राप्टा। नोवा राप्टा जो है 20वीं सदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। और ये कब का है? तो 1900, अगर इसकी बात करें तो 1912 का है। कब का है? यह विस्फोट 1912 में हुआ था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? कटमई पर्वत जो अलास्का का पार्ट है, वहाँ पर नेवा राप्टा पाया जाता है। साथ में यहीं पर आपको मिलती है हजारों धुआरों की घाटी। तो हजारों धुआरों की घाटी कटमई पर्वत अलास्का जो यूएस का पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई है उसका नाम क्या है? नोवा राप्टा है। तो इस आधार पर 20वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है उसका नाम है नोवा राप्टा, कटमई अलास्का जो यूएस का पार्ट है। अगला प्रश्न लिखा है, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। टूजो विल्सन ने जो सिद्धांत दिया है, वैसे तो इन्होंने प्लेट शब्द का इजाद किया है, प्लेट शब्द इन्होंने ही दिया है। अगर हम बात करें कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत किसने दिया है, तो हैरी हस महोदय ने दिया है। बाकी हैरी हस महोदय ने वैसे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है।
लेकिन अगर हम बात करें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार किसने दिया है, तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन महोदय ने दिया है। तो इस आधार पर चूंकि इसका संबंध किससे है यह पूछ रहा है, तो टूजो विल्सन का जो संबंध है यहाँ पे हम कह सकते हैं ज्वालामुखी की क्रिया से है। बाकी जितने भी तथ्य यहाँ पर हैं इन सब का संबंध बाह्य कारकों से है, जबकि ज्वालामुखी की उत्पत्ति से जो अंतरा प्लेट है इसका संबंध कहीं न कहीं टूजो विल्सन से है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न लिखा है ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में हम जानते हैं, तो इसका नाम रखा जाता है पायरोक्लस्ट्स। क्या नाम रखा जाता है? पायरोक्लस्ट्स। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि धूल और राख के सम्मिलित प्रतिफल से जो चट्टान बनती है उसको टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। और जो बारीक साइज के धूल कण होते हैं या डस्ट होते हैं उनको हम लोग वहाँ पर राख कहते हैं, डस्ट कहते हैं। लेकिन जब उनका आकार बढ़ता है तो उसी में नाम आता है लैपिली। क्या नाम आता है? लैपिली। और जो बड़े आकार के डस्ट होते हैं, बड़े आकार के जो यहाँ से मटेरियल निकलते हैं उनको हम लोग बम कहते हैं। क्या कहते हैं? बम। ज्वालामुखी प्रक्रिया से धूल निकलती है, राख निकलती है, लेपेज निकलती है और बम जैसी संरचनाएं निकलती हैं। यहाँ पर पायरोक्लेस्ट का जो संबंध है या किससे? धूल और राख सामग्री के प्रतिफल से यह निर्मित होने वाली प्रक्रिया है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है। यहाँ पर प्रश्न दिया है सक्रिय ज्वालामुखी किसके विषय में? सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है। तो यह युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला से संबंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है, प्लेट सीमांतों से है। तो यह लिखा है दूसरा, यहाँ पर लिखा है यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होता है, ये भी नहीं सही है। यह पुराने छेद पहाड़ की श्रृंखला से संबंध, ऐसा भी नहीं है। यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं, ये सही है। क्योंकि जितने भी सागर या महासागर की बेसिन होती है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक अभिसारी किनारा और एक अपसारी किनारा। दोनों किनारों पर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। अर्थात यहाँ पर सभी प्रशांत महासागर से संबंध रखते हैं, सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो प्रशांत महासागर से संबंध नहीं रखता है और उसी का हमें चयन करना है। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा किए थे पिछले वाले भी एपिसोड में कुछ समय पहले, यहाँ पर एक आपको मिला था जो ओजर्स द्वीप समूह है। क्या है? ओजर्स द्वीप समूह। ये जो ओजर्स द्वीप समूह है ये कहाँ पर है? ये आप देख सकते हैं जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का जो मिड अटलांटिक महासागर जिसको कहते हैं डाल्फिन उभार, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है, यहीं पर है अजोर्स। क्या है? अजोर्स द्वीप समूह है। अजोर्स द्वीप समूह का जो संबंध है यह अटलांटिक महासागर से है, ना कि प्रशांत महासागर से। बाकी अगर हम बात करें प्रशांत में, तो प्रशांत में आप देखेंगे यहाँ पर अल्यूशन है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो सखालीन है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें आपका मिंडनाओ, तो मिंडनाओ आपका जो मिलता है ये आपका मिलता है फिलीपींस। कहाँ मिलता है? फिलीपींस। तो फिलीपींस में मिंडनाओ है, सखालीन है और साथ में आपका अल्यूशन, ये सब प्रशांत महासागर से संबंध रखते हैं, जबकि अजोर्स जो है यह अटलांटिक महासागर से संबंध रखता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका तात्पर्य कई सुमेलित है, सिर्फ एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर इरेबस, इरेबस का संबंध ये दे रहा है जापान से, जबकि आप लोगों को पता होगा कि इरेबस जो है यह जापान में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? अंटार्कटिका का पार्ट है। इरेबस किसका पार्ट है? यह अंटार्कटिका का पार्ट है। और इस आधार पर यही गलत है और गलत का ही हमें चयन करना है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। इरेबस किसका पार्ट है? तो अंटार्कटिका का पार्ट है। बाकी अगर हम बात करें माउंट अनुंग, तो माउंट अनुंग का संबंध इंडोनेशिया से है। क्रिस्मस वुडसन ये कहाँ पर है? आइसलैंड में है। किलायू कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न इसी प्रकार लिखा है ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फैदम तथा उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है, इसको क्या कहते हैं? तो लाल मिट्टी कहते हैं, लाल मृतिका कहते हैं। बाकी अगर जो जैविक मटेरियल होते हैं जो सागर के नितल में डिपॉजिट होते हैं, तो उसमें भी दो प्रकार के होता है, एक तट पे निक्षिप्त होते हैं और एक अगाध सागर में निक्षिप्त होते हैं। तो जिसकी संरचना हम या जिसके विषय में हम लोग जानकारी कालक्रम में करेंगे कि जो ओशनिक डिपॉजिट होते हैं इसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है निम्नलिखित युग्मों में कौन युग्म सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं। इसका तात्पर्य है कि 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है उसी का चयन करना है। यहाँ पर लिखा है कोटोपैक्सी, तो जो कोटोपैक्सी है यह सूडान में नहीं है, बल्कि अगर हम कोटोपैक्सी की बात करें तो यह इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। और देखा जाए तो यह सबसे ऊंचा विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है? कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। इस आधार पर यही गलत है और गलत ही हमको चयन करना है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बी। बाकी अगर अर्जेंटीना की बात करें तो एकांकागुआ है, तंजानिया की बात करें तो किलिमंजारो है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो देनाली है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? अर्थात सभी विस्फोटक हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो विस्फोटक नहीं है। तो जो विस्फोटकता का संबंध होता है ये कहीं न कहीं जो हमारा मैग्मा होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो मैग्मा अम्लीय होता है वह विस्फोटक होता है, जो मैग्मा क्षारीय होता है वह खास करके शांत प्रकार का होता है। जहाँ पर अपसारी किनारा होता है वहाँ पर शांत प्रकार का ज्वालामुखी होता है, जहाँ पर अभिसारी किनारा होता है वहाँ पर विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो अगर हम बात करें हवाई, तो हवाई एक प्रकार से अपसारी किनारा है। मध्य प्रशांत महासागर का कैसा किनारा है? अपसारी किनारा है, क्योंकि मध्य प्रशांत महासागर का ही जो मध्य वाला भाग है यहाँ से दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और इसी पे हवाई द्वीप है। तो यहाँ पर जो मैग्मा निकलता है यह शांत प्रकार का निकलता है। कैसा निकलता है? शांत प्रकार का निकलता है। बाकी जहाँ पर अभिसरण की क्रियाएं होती हैं वहाँ पर विस्फोटक होता है, जैसे पीलियन। पीलियन का तात्पर्य आप समझ सकते हैं मार्टिनिक द्वीप है जो वेस्ट इंडीज का है। हम लोग इसी एपिसोड में दूसरे या तीसरे स्लाइड में देखे थे वहाँ पर कि पीलियन जो है यह मार्टिनिक द्वीप वेस्ट इंडीज में है। और यह देखा जाए तो यहाँ पर पोर्टरिको कह सकते हैं ट्रेंच है, और यह एक प्रकार से अभिसारी किनारा है। कैसा किनारा है? अभिसारी किनारा है, इसलिए यह काफ़ी विस्फोटक है। अगर विस्फोटकता के आधार पर हम बात करें तो सर्वाधिक विस्फोटक जो प्रक्रिया है वह पीलियन है, उसके पश्चात बल्केनियन है, फिर स्ट्राम्बोली है, फिर हवाइयन है। लेकिन अगर हम स्ट्राम्बोली की बात करें तो यह सिसिली इटली में है, और बाल्केनियन की बात करें तो यह लिपारी जो इटली का पार्ट है वहाँ पर है। तो इस आधार पर हमारे प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा सी, क्योंकि हवाइयन तुल्य जो है यह सबसे कम विस्फोटक है, क्योंकि यह अपसारी किनारा से संबंध रखता है, मध्य प्रशांत महासागर पे है। अगला प्रश्न लिखा है, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी के विषय में चर्चा करनी है। सर्वोच्च का तात्पर्य है कि जो सबसे ऊंचा है और शांत है। इसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ, अर्थात एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपको मिलता है एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत पर ही आपको कोटापैक्सी, ओजस डेल सेलेडो और एकांकागुआ की प्राप्ति होती है। एकांकागुआ जो है यह शांत प्रकार का विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यह कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना और चिली 2 राज्यों की सीमाओं से संबंध रखता है एकांकागुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है उसी का जवाब देना है। अभी अभी हम लोग देखें पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप से नहीं संबंध रखता है, बल्कि यह मार्टिनिक द्वीप से संबंध रखता है। यहाँ पर आप पीछे देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, पीलियन कहाँ पर है? मार्टिनिक द्वीप से संबंध रखता है, जो वेस्ट इंडीज का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेस्ट इंडीज का पार्ट है। इस आधार पर हम कह सकते हैं यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। बाकी स्ट्राम्बोली, जिसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, सिसिली इटली का पार्ट है। बाल्केनियन ज्वालामुखी यह लिपारी द्वीप, ये भी इटली के पास में है। विसुपियस ज्वालामुखी ये भी इटली के पास है। यहाँ पर सब सही है, सिर्फ सी वाला आपका गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलन किसका उदाहरण है? हमको बताना है कि माउंट सेंट हेलन किसका उदाहरण है, और ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। यह ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है, लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर है? पिनाटुबो जो है यह लुजोन जो कह सकते हैं फिलीपींस का एक द्वीप है, इसी लुजोन द्वीप पर स्थित है एक ज्वालामुखी जिसका नाम है पिनाटुबो। क्या नाम है? पिनाटुबो, जो किसका पार्ट है? फिलीपींस का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसका तात्पर्य है कि सभी हैं जो ज्वालामुखी से संबंध रखते हैं, सिर्फ एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो ज्वालामुखी से संबंध नहीं रखता है, और वह आंसर है टालस। ये जो टालस है
या हिमानी प्रक्रिया से निर्मित होने वाला एक स्थल रूप है। इसके अतिरिक्त अगर लहर की बात करें, टफ की बात करें या लैपली की बात करें तो सब ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही संबंध रखने वाले स्थल रूप हैं। लेकिन टालस जो है यह हिमानी प्रक्रिया से निर्मित स्थल रूप है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा टी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया है। इसका नाम है प्लिनियन। क्या नाम है? प्लिनियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है यह प्लियन महोदय के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अगर इसके विषय में हम बात करें तो जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है, कौन सा? विसुवियस, जो इटली के पास में है, उसी को हम कहते हैं प्लेनियन प्रकार का। किसको कहते हैं? जो इटली के पास विसुवियस ज्वालामुखी है उसी को कहते हैं प्लेनियन टाइप का ज्वालामुखी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, अर्थात सभी सुमेलित है, एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है और उसी का चयन करना है कि जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लिखा है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी बोलोविया में नहीं है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। हम लोग अभी अभी चर्चा किए थे। तो इस आधार पर यह गलत है, बाकी सब सही है। विसुवियस इटली में है, मोनालोवा हवाई पर है, लासेन शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन कोटापैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। साथ में ओजस डेल सेलेडो को भी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नांकित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंख पर पंख प्रवाह से होता है। तो यहाँ पर उचित आंसर हमारा हो जाएगा लहर, क्योंकि जो मैग्मा का फ्लो होता है उसी को, या लावा का जो प्रवाह होता है उसी को लहर कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अन्य विकल्पों की बात करें तो मलवा बाह, तुषार सर्पण या मलवा स्खलन, इन सब का संबंध ज्वालामुखी से है ही नहीं। तो इस आधार पर ज्वालामुखी से संबंध केवल पहले विकल्प का है जो लहर है। यह ज्वालामुखी की प्रक्रिया से ही निर्मित होने वाली एक संरचना है। ज्वालामुखी लावा के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। किसको? ज्वालामुखी लावा के प्रवाह को क्या कहते हैं? लहर। अगला प्रश्न लिखा है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया जब कह सकते हैं कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट पार्ट में जो इसका मुख बचता है उसी मुख को हम लोग क्रेटर कहते हैं। जब इसका मुख काफी बड़ा हो जाता है तो उसको काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। अर्थात क्रेटर और काल्डेरा का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी की क्रिया से है। इसके अतिरिक्त अगर हम कार्डलेरा की बात करें तो कार्डलेरा एक पर्वत समूह होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कुछ कार्डलेरा के पार्ट मिलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो विश्व की जो सर्वाधिक ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं घटित होती हैं वह विनाशात्मक प्लेट किनारे पर होती हैं। और विनाशात्मक प्लेट किनारा का तात्पर्य होता है अभिसारी प्लेट किनारा। क्या होता है? अभिसारी प्लेट किनारा। तो अभिसारी प्लेट किनारे पर ही ज़्यादातर विश्व की ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर हम रचनात्मक प्लेट किनारे की बात करें या अपसारी प्लेट किनारे की बात करें तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन ये ज्वालामुखी की जो प्रक्रियाएं होती हैं मध्य महासागरों में होती हैं, जिसका प्रभाव ह्यूमन तक नहीं पहुंचता है, इसलिए यह मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन जो विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है इसका संबंध स्थल से होता है। इस आधार पर इसका प्रभाव ज़्यादा है और इसी का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो वह आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो अभिसारी प्लेट किनारा है ना तो अपसारी प्लेट किनारा है। अगला प्रश्न लिखा है, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। प्रशांत महासागर की जो पेटी है उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर या फायर ऑफ रिंग कहते हैं। प्रशांत की अग्निवलय मेखला है। इसके पीछे कारण ये है कि प्रशांत महासागर का दोनों तट, चाहे वो पूर्वी हो चाहे वह पश्चिमी हो, दोनों अभिसारी प्लेट किनारा है। इसलिए दोनों किनारों पर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं सतत चलती रहती हैं। इसी कारण से इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। अर्थात सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक का सुमेलन नहीं है और उसी का हमको चयन करना है। लिखा है जोरल्लो। क्या लिखा है? जोरल्लो। फिर लिखा है माउंट उंटजेन। फिर लिखा है अबाचा। उसके पश्चात लिखा है माउंट इजाल्को। तो माउंट इजाल्को जो है यह न्यूजीलैंड में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। माउंट इजाल्को कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है, ना कि न्यूजीलैंड में है। और इसी आधार पर यह गलत है। बाकी जोरल्लो, माउंट उंटजेन या अबाचा, इन सब का संबंध अपने राष्ट्रों से सही है।
अर्थात हमारा आंसर केवल डी वाला होगा, क्योंकि इसी का मिलान सही नहीं है। माउंट इजाल्को कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। अगला प्रश्न लिखा है, ज्वालामुखी की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात यहाँ पर सभी सही हैं, सिर्फ एक सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसी का हमको चयन करना है। 80% ज्वालामुखी की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह अभिसारी प्लेट सीमाओं से होती हैं। यह पूरी तरीके से सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है, पेलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होता है। ये भी सही है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वह पेलियन तुल्य ही है। इसके पश्चात तीसरा लिखा है, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो गलत है, यह प्रसुप्त नहीं है बल्कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसी आधार पर इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो यही मिलान, मतलब यही सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही मेरा आंसर होगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। बाकी शेष जो विकल्प हैं ये सब सही हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो उसको कहते हैं विसुवियस। क्या कहते हैं? विसुवियस जो है इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, एक तरफ है ज्वालामुखी और एक तरफ है इसकी अवस्थिति, कि किस देश से इसका संबंध है? तो ज्वालामुखी और उसका राष्ट्र का कॉम्बिनेशन हमको देखना है और बताना है कौन सा इसमें गलत है। क्या अच्छा, मिलान करना है, इनको मिलाना है। तो अगर हम बात करें लाकी की, तो लाकी का संबंध किससे है? फिर लिखा है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ऐसे, अगर हम लाकी की बात करें तो लाकी आपका मिल जाता है आइसलैंड से है। फिर हम बात करें अनसेन, तो अनसेन आपका जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है। तंबोरा कहाँ पर है? कोलंबिया में है। फिर लिखा है नेवादो डेल रूज कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। गलत हो गया, ये प्लान यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर हम तंबोरा की, तो तंबोरा इंडोनेशिया में है, बल्कि नेवादो डेल रूज जो है ये कहाँ पर है? कोलंबिया में। कहाँ पर है? कोलंबिया में है। इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला, DCBA। क्या हो जाएगा? DCBA। अगला प्रश्न लिखा है, हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं। ये सही है, क्योंकि हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है शांत प्रकार की होती है। इसके पीछे कारण ये है कि यह मध्य प्रशांत महासागर की पेटी से संबंध रखने वाला ज्वालामुखी का प्रकार है, जहां पर अपसारी प्लेट किनारा है, और अपसारी प्लेट किनारे पर शांत प्रकार का ज्वालामुखी निकलता है जो क्षारीय टाइप का होता है, जिससे बसाल्ट टाइप के संरचनाओं का निर्माण होता है। तो ये सही है। दूसरा लिखा है यहाँ पर, कम सांद्र, अर्थात जो श्यान है, डाइल्यूट है, लावा का उद्गार शांत होता है। तो ये हमने पहले कहा कि जो बेसिक मैग्मा होता है, जो बेसिक लावा होता है या क्षारीय लावा होता है जिसमें सिलिका की कमी होती है, यह सांद्र नहीं होता है, अर्थात यह कम गाढ़ा होता है। कम गाढ़ा मतलब यह तरल होता है। कम सांद्र का मतलब होता है श्यान यानी तरल होता है। तो यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो तरल मैग्मा होगा यह सहजता से बाहर निकलेगा, लेकिन जो गाढ़ा मैग्मा होगा यह काफ़ी विस्फोटक के साथ निकलता है। इस आधार पर हमारा दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि जो हवाईयन द्वीप है यहाँ पर जो मैग्मा निकलता है यह शांत प्रकार का मैग्मा है। शांत प्रकार का क्यों है? क्योंकि मैग्मा यहाँ पर तरल है। कैसा है मैग्मा? तरल है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा सही हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। ये तो सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा है, अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। तो यहाँ पर बताना है कि अभिसरित जो प्लेट सीमाएं हैं ये ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल है। ये सही है। अब विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं इसी अभिसारी प्लेट सीमाओं से संबंध रखती हैं, और इस आधार पर देखा जाए तो हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है, अर्थात आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? तो ज्वालामुखी जो धूल परिकल्पना है, कौन सी ज्वालामुखी धूल परिकल्पना या हिमयुग परिकल्पना से संबंध नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त अगर हम तापीय संकुचन की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना की बात करें या ओजोन क्षीणता की बात करें, इन सब का संबंध कहीं न कहीं हिमयुग परिकल्पना से है। अगला प्रश्न हमारा है, ज्वालामुखीय गतिविधियां और पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पर कथन कारण है और इसको बताना है कि कौन सा सही है।
जो ज्वालामुखी की गतिविधियां होती हैं और प्लेट, ज्वालामुखी की गतिविधि प्लेट किनारे से संबंध रखती है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि ज्वालामुखी की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसका संबंध या तो अभिसारी प्लेट किनारे से होता है या अपसारी प्लेट किनारे से होता है। इस आधार पर यह सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा जो लिखा है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित होते हैं, ये भी सत्य है। और कितना यहाँ पर संबंध होता है, तो 80% की जो ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं यह अभिसारी प्लेट किनारे से ही होती हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की पुष्टि भी करता है। और इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न लिखा है, स्ट्रेटी ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? तो यह आपके भारत में स्थित है। और एक प्रकार से देखा जाए तो भारत और म्यांमार के मध्य में यह स्थित है स्ट्रेटी ज्वालामुखी नारकोंडम। और भारत का एक प्रकार से यह उत्तरतम ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कार्डलेरा कहते हैं। और जब मुख इसका पतला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी की प्रक्रिया के पश्चात जो मुख पतला होता है या छोटा होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जब यही मुख काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी विस्तारित हो जाता है तो उसको हम काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जब जमाव होता है तो इससे जो आग्नेय संरचना बनती है यह ऐसे बनती है, अर्थात जिसको हम कहते हैं फोकोलिथ। क्या कहते हैं? फोकोलिथ। फोकोलिथ का तात्पर्य क्या है? विसर्पण रूपी संरचना। तो विसर्पण तभी बनेगा जो जब अपनत और अभिनत होगी। तो अपनत और अभिनत में जब लावा का जमाव होता है तो उससे जो संरचना बनती है उसका नाम है फोकोलिथ। क्या नाम है? फोकोलिथ। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा इसका टी। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, एक तरफ है बल या क्रिया और दूसरी तरफ है इसका परिणाम। महादेशीय संचलन, बल की हमको स्पेशल चर्चा करनी है लेकिन अभी तो नहीं करेंगे, हम लोग कालक्रम में एक अलग से एपिसोड में कर लेंगे। अगर हम महादेशीय जनक बल की बात करें तो महादेशीय जो जनक बल होता है यह कैसा है? तो यह ऊपरीमुखी है। कैसा है? यह ऊपरीमुखी होता है। इसी प्रकार जो आकस्मिक अंतर्जात बल होता है इसका परिणाम ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती हैं। जो तनाव मूलक बल होता है, तनाव मूलक बल से संधि का कार्य होता है। अगर संपीड़न की बात करें तो संपीड़न में दो पार्ट होता है, एक बलन और एक समवलन। तो समवलन में ही ये पार्ट आता है बृहद समवलन। तो इस आधार पर अगर हम मिलान करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143। क्या हो जाएगा? 2143। अर्थात डी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक और एपिसोड चला रहे हैं जिसमें हम भारत के जो भूगोल हैं और उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। साथ में मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल की सीरीज भी हम चला रहे हैं जिसमें हम कालक्रम से जो अभी खनिज हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप एक साथ 3 सीरीज देख सकते हैं। एक जियोमार्फोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों का है, एक इंडियन ज्योग्राफी से संबंध रखने वाले प्रश्नों का है और एक मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल का है। तो इन तीनों सीरीजों के माध्यम से हम अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।